हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत करती हूं, जिसमें हम देखने जा रहे हैं एडोटेरिया का टेस्ट सीरीज 3 को, जिसमें फुल लेंथ टेस्ट को लिया गया था 29/9/2024 को। और ये टेस्ट बेसिकली 17वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए है। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं हिस्ट्री के 30 क्वेश्चन को। तो फ्रेंड, ये वीडियो बाइलिंगुअल रहेगा, जिसमें हम क्वेश्चन देखेंगे इंग्लिश में और मैं पूरा का पूरा डिस्कस करूँगी हिंदी में, ताकि जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं और जो इंग्लिश के हैं, दोनों को फ़ायदा हो जाए। और फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को हिट कर देंगे, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आपसे एक भी वीडियो मिस ना हो। ओके फ्रेंड, तो बस मैं आगे चलती हूँ और यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपने टेस्ट सीरीज़ को देखना। और यहाँ पे पूरा डिस्कशन हम लोग 30 क्वेश्चन का करेंगे हिस्ट्री का। ओके फ्रेंड, तो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड, आप देख रहे हैं, मैचिंग करना है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को। तो लिस्ट 1 में दिया गया है, कुछ मेटल्स के नाम दिए गए हैं और बोल रहा है कि कौन से जगह से ये फाइंडिंग किया गया है, कौन से एरिया से ये फाइंड हुआ है। ओके, तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले गोल्ड मतलब सोना, कॉपर तांबा, टिन और लैपिस लजुली, इसको हिंदी में कहते हैं लाजवर्द मनी। ओके फ्रेंड, तो देख लेते हैं ये कौन कौन से एरिया से हमें मिला है। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो सोना हमें कहाँ से मिला है, तो ये कोलार कर्नाटका से मिला है, कोलार कर्नाटका से मिला है। दूसरा, कॉपर कहाँ से मिला है, कॉपर राजस्थान से मिला है। फ्रेंड ध्यान रखेंगे, कॉपर तांबा राजस्थान से मिला है। टिन कहाँ से मिला है, तो टिन ईरान से मिला है। और लैपिस लजुली कहाँ से मिला है, लाजवर्द मनी कहाँ से मिला है, तो सेंट्रल एशिया से मिला है। ओके फ्रेंड, तो इसका हम देख लेते हैं क्या हो गया, 4 3 2 1। देखते हैं 4 3 2 1 बी में है, तो यही हो गया आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसमें बस मैचिंग करना है और जहाँ से ये पाया गया है वहाँ से इसको मैच कर देना फाइंडिंग एरिया से। नेक्स्ट हम क्वेश्चन में देखते हैं, इन द लेटर वैदिक पीरियड मैनी पीपुल टुगेदर फॉर्म जनपद। बोल रहा है कि लेटर वैदिक पीरियड में क्या होता है, उत्तर वैदिक काल में क्या होता है, बहुत सारे जन मिलकर, मतलब बहुत सारे लोग मिलकर क्या बनाते हैं, तो जनपद आज बनाते हैं। तो विच पीपल वेयर कंबाइंड टू फॉर्म पंचाल जनपद। तो इसमें बस यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा पीपल हैं जो मिलकर पंचाल जनपद बनाते हैं। तो इसका आंसर है फ्रेंड किरवी तथा तुर्वस, किरवी तथा तुर्वस। ओके फ्रेंड, तो देख लेते हैं, हम हिंदी में से एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं कि उत्तर वैदिक काल जो था वो 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व तक था। और यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे कबीलाई जो थे, कबीलाई राज्यों का एक जनपद के रूप में विस्तार होता है। ऐसे विभिन्न जनों के आपस में मिल जाने से क्या होता है कि एक संगठित जनपद का विकास होता है। तो पहला अगर हम देखते हैं, इसमें देख लेते हैं, एक दो तरह का जनपद मतलब यहाँ पे पहला बनता है। पहला एक प्रमुख होता है कि भरत और पुरु, भरत और पुरु, इससे क्या बनता है, कुरु राजवंश, कुरु राजवंश। और फ्रेंड ये क्या होता है, किरवी और तुर्वस मिलके क्या बनाते हैं, पंचाल जनपद। ओके, ध्यान रहेगा आपको फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि व्हाट इज मीन्ड बाय सेकेंड अर्बनाइजेशन। सेकेंड अर्बनाइजेशन का मतलब क्या होता है, समझे। तो और क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री, व्हाट डू यू मीन बाय सेकेंड अर्बनाइजेशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड, सेकेंड अर्बनाइजेशन हमारा होता है महाजनपदाज काल में, महाजनपद काल में। ओके, तो फर्स्ट अर्बनाइजेशन कब होता है, हड़प्पन सिविलाइजेशन में हमारा फर्स्ट अर्बनाइजेशन होता है। फर्स्ट अर्बनाइजेशन कब होता है, हड़प्पन सिविलाइजेशन में। और महाजनपद काल को हम लोग बोलते हैं सेकेंड अर्बनाइजेशन। ठीक है फ्रेंड, याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, समुद्रगुप्त इज कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो ये बिल्कुल सही है कि समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और समुद्रगुप्त
was the first Gupta emperor to assume the title of परम भागवत। तो ये भी बिल्कुल सही है कि समुद्रगुप्त ने परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त सम्राट था। तो ये दोनों ही आंसर सही है और हमारा आंसर हो जाता है क्या, सी। ओके फ्रेंड, सी। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि विंसेंट स्मिथ ने इसे कहा था अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में कि समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसने भारत का नेपोलियन कहा था समुद्रगुप्त को। और ये जो समुद्रगुप्त था यही परम भागवत धारण करने वाला पहला गुप्त सम्राट था। चंद्रगुप्त द्वितीय जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, द्वितीय गुप्त शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। तो ये पहला था। और सेकंड कौन था, सेकंड जो परम भागवत की उपाधि धारण किया था, तो ये कौन था, चंद्रगुप्त द्वितीय। याद रखेंगे फ्रेंड। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन 3 पिलर्स ऑफ वेदांता फिलोसफी। तो हम याद रखेंगे कि इसमें कौन इंक्लूडेड नहीं है, तो अरण्यक इंक्लूडेड नहीं है। वेदांत दर्शन के 3 आधार हैं, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता। इन्हें वेदांत दर्शन में प्रस्थान त्रयी कहते हैं। ओके, प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। और इसमें 3 ही इंक्लूड है, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद और भगवत गीता, और ये इंक्लूड नहीं है। और यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि नॉट इंक्लूडेड, ध्यान देंगे यहाँ पे। तो हमारा आंसर हो गया अरण्यक। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। विच फॉरेन ट्रेवलर्स ट्रेवल लॉग इज़ फेमस बाय नेम सुयुकी। सुयुकी किसने लिखा था, तो हुएनसांग ने। हुएनसांग ने क्या लिखा था, सुयुकी। ये कब आता है, हुएनसांग जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आता है। और ये क्या करता है कि बहुत भारत में उसका उद्देश्य यही होता है कि धर्म का अध्ययन और बौद्ध धर्म का संग्रह करना, बौद्ध ग्रंथों का संग्रह करना था। उसने भारत के अनेक क्षेत्रों का भ्रमण किया तथा तत्कालीन समय के बारे में महत्वपूर्ण सूचना प्रदान की। उसके यात्रा वृत्तांत सुयुकी, जिसका अर्थ है चीनी भाषा का शब्द है, ये सुयुकी के नाम से प्रसिद्ध है, इसका यात्रा वृत्तांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। 7वां नंबर है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया व्हाट डज द मीन पंचायतन रेफर्स टू। पंचायतन का मतलब क्या होता है फ्रेंड, कि टेम्पल आर्किटेक्चर है। एक तरह से ये टेम्पल आर्किटेक्चर है जिसमें एक मेन डिटी होते हैं, ये एक मेन डिटी होगा और चारों तरफ से और अदर्स डिटी होंगे। तो इसी को हम लोग बोलते हैं पंचायतन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। इसका उदाहरण अगर देखें तो उदयपुर का जगदीश मंदिर, उदयपुर का जगदीश मंदिर। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। मैच द फॉलोइंग, इसमें भी रूलर है और फिर रूलिंग डायनेस्टी है और कैपिटल, इसमें मैच करना है। ओके, तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले पल्लवाज। पल्लवाज का कैपिटल कौन सा था, तो कांचीपुरम। पल्लवाज का कैपिटल कांचीपुरम। वर्धना का कैपिटल कन्नौज। चालुक्य का कैपिटल बदामी और पांड्या का कैपिटल मदुरई। याद रखेंगे फ्रेंड। तो इसका क्या हो गया, 2 1 4 3। तो हम देख लेते हैं 2 1 4 3 कहाँ है, 2 1 4 3 बी में। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं फ्रेंड। व्हेन वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वॉर फाउट विथ रिगार्ड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम पावर इन इंडिया। बोल रहा है कि कब एक वॉर लड़ा गया था जिसमें मुस्लिम पावर की नींव रखी गई थी। तो ये कब था, ये 1192 AD में लड़ा गया था। किसके बीच में, पृथ्वीराज चौहान के बीच में, पृथ्वीराज चौहान के बीच में और मोहम्मद गौरी के बीच में ये लड़ा गया था युद्ध, जिसमें मोहम्मद गौरी विजय हो जाता है और पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। और इसके बाद गौरी ने यहाँ पे क्या किया कि मुस्लिम वंश का नींव रखा और ये क्या किया कि तराइन के द्वितीय युद्ध, इसको तराइन का द्वितीय युद्ध कहते हैं, तराइन का सेकेंड वॉर के बाद ये क्या करता है कि ये जो जीता हुआ क्षेत्र होता है उसकी देखभाल अपनी एक गुलाम जिसका नाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक को देकर चला जाता है। इस प्रकार मुस्लिम शासन की यहाँ पर इंडिया में नींव रखी गई थी। तो याद रखेंगे कौन सा डेट है, 1192। नेक्स्ट है कि एसर्शन और रीजन है यहाँ पे कि बलबन
made his regime strong and concentrated all the powers in his hand। तो ये बिल्कुल सही है कि ये अपना जो भी पावर्स होता था वो अपने हाथ में रखता था। और बलबन वांटेड टू सिक्योर नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर फ्रॉम मुगल इन्वेजन। तो ये भी सही है क्योंकि ये नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर में बहुत सारा दुर्ग का निर्माण करता है, फोर्ट का निर्माण करता है। तो ये दोनों ही सही है, लेकिन दोनों एक दूसरे का मतलब क्या बोलते हैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सही व्याख्या नहीं करता है। ओके फ्रेंड, तो याद रखेंगे कि ये जो बलबन था ये क्या करता था, अपने सम्राट के पद को देवीय घोषित कर अपनी सारी सत्ता अपने हाथों में केंद्रित कर ली थी। इसके कारण वह तुर्क अमीरों की तुलना में अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहता था। इसीलिए ये इसका रीजन क्या था, स्ट्रॉन्ग था और अपना हाथ में सारा पावर को रखता था। नेक्स्ट देख लेते हैं कि इन विच पीरियड अब्दुल रज़ाक द फेमस ट्रेवल ऑफ पर्सिया ईरान से विजयनगर में आता है। तो ये कब आता है, अर्ली 15th सेंचुरी में आता है। ये कब आता है, अर्ली 15th सेंचुरी में, 15वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में आता है। तो ये अब्दुल रज़ाक जो था ये किसके शासन काल में आता है, तो देवराय द्वितीय के शासन काल में आता है। याद रखेंगे फ्रेंड। और इसने मतलब जो अब्दुल रज़ाक ने अपनी वृत्तांत में विजयनगर साम्राज्य की समृद्धि और अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बारे में चर्चा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन एंड बाय whom द बहमानी स्टेट इस्टेब्लिश्ड। तो बोल रहा है कब और किसके द्वारा बहमानी स्टेट का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो इसका आंसर है अलाउद्दीन हसन के द्वारा हुआ था और 1347 में हुआ था। याद रखेंगे फ्रेंड कि अलाउद्दीन हसन के द्वारा होता है और 1347 में होता है। दक्कन के अमीरों के विद्रोह के कारण मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में बहमनी साम्राज्य की स्थापना होती है। तो मोहम्मद बिन तुगलक का जो शासन था उसके अंतिम दिनों में क्या होता है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना होती है, जहां जफ़र खां उर्फ हसन गंगू नाम का एक सरदार ने अलाउद्दीन हसन बहमनी साम्राज्य की नींव रखता है। तो कौन रखता है, हसन गंगू नाम का एक सरदार होता है वो रखता है। उसने गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया था। तो इसकी राजधानी क्या होती है, गुलबर्गा। ओके फ्रेंड, बनाया और उसका नाम उसने हसानाबाद रखा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। शुद्ध अद्वैतवाद वाज प्रपाउंडेड बाय हुम। तो बोल रहा है कि शुद्ध अद्वैतवाद कौन प्रपाउंड किया था। तो इसका आंसर हो गया वल्लभाचार्य। कौन क्या था, तो वल्लभाचार्य। ओके फ्रेंड, तो श्री वल्लभाचार्य एक तेलुगु ब्राह्मण श्री लक्ष्मण भट्ट के पुत्र थे। उन्होंने रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी के मत के अनुसरण तथा विकास करके अपना शुद्ध अद्वैतवाद या पुष्टि मार्ग का प्रतिपादन किया था। क्या किया था, पुष्टि मार्ग। ओके फ्रेंड, पुष्टि मार्ग या शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट है कि हु वाज द फेमस पेंटर ऑफ अकबर टाइम। तो अकबर के टाइम पे पेंटिंग का स्टार्टिंग फेज था जो कि 1556 से लेकर 1605 तक रहता है अकबर का टाइम। तो इसमें फेमस पेंटर कौन थे, तो दसवंत थे। अदर्स पेंटर्स में नाम देख लेते हैं कौन कौन थे। तो दसवंत थे, बसावंत थे, केशव लाल थे, मुकुंद थे, मस्किनी थे, हरिवंश थे और महेश थे। और भी ऐसे बहुत सारे चित्रकार थे। और पेंटिंग का जो चरमोत्कर्ष मतलब पीक टाइम कब था, किसके काल में था, तो ये जहांगीर के टाइम में पीक पे था। ओके, अब फिर से असर्शन और रीजन दिया गया है, देख लेते हैं क्या बोल रहा है। कि पहले असर्शन में बोल रहा है कि द फर्स्ट वोयाज ऑफ ब्रिटिश इंडिया कंपनी वाज टू साउथ ईस्ट एशिया नॉट टू इंडिया। ओके, तो ये बिल्कुल सही है कि पहले ये लोग साउथ ईस्ट एशिया गए थे फिर जाकर इंडिया आए थे। तो ये आंसर हो, ये असर्शन बिल्कुल सही है। रीजन देख लेते हैं। इनिशियली लाइक डच कंपनी ब्रिटिश कंपनी also sought to establish a monopoly over स्पेस ट्रेड ऑफ द ईस्ट। तो ये बिल्कुल सही है कि इस
स्पाइस जो ट्रेड होता था, इन लोग उस पर मोनोपोली इस्टेब्लिश करना चाह रहे थे। तो ये भी बिल्कुल सही है फ्रेंड। तो इसका आंसर हो जाएगा कि ये दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं। इसका आंसर हो गया बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो देख लेते हैं क्या है इसका हिंदी में एक्सप्लेनेशन। भारत समेत दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों के साथ पुर्तगालियों का व्यापारिक एकाधिकार तब टूटा जब 17वीं सदी के आरंभ में इन क्षेत्रों में डच और ब्रिटिश कंपनी का आगमन हुआ। ठीक है फ्रेंड, आगमन में डच कंपनी की तरह ब्रिटिश कंपनी भी पूरब के मसाले व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करने का प्रयासरत थी। यही कारण था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली यात्रा दक्षिण पूर्व एशिया के लिए हुई, ना कि भारत के लिए। आगे चल के पुर्तगालियों को उनके अधिकांश भूभाग से वंचित कर दिया गया। तो आप समझ गए होंगे, इसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया हिंदी में। नेक्स्ट हम चलते हैं कि व्हेन वाज द बैटल ऑफ बांडीवास फाउट। तो बोल रहा है कि वांडीवास का युद्ध कब लड़ा गया था। वांडीवास का युद्ध कब लड़ा गया था, तो याद रखेंगे 1760 एडी में वांडीवास का युद्ध लड़ा जाता है। और ये किसके बीच होता है, ये अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच होता है, जिसमें से अंग्रेज़ों की सेना का नेतृत्व कौन करता है, सर आयरकुट करते हैं। सर आयरकुट। और फ्रांसीसी का कौन करता है, इंग्लिश का ये हो गया, और फ्रांसीसी का कौन करते हैं, काउंट डी लाली। याद रखेंगे फ्रेंड। और ये कब होता है, वांडीवास का युद्ध 1760 में। और यहीं से फ्रांसीसी पूरा पराजित हो जाते हैं और इस क्षेत्र को मतलब यहाँ इस क्षेत्र से उनका मतलब खात्मा हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 16 के बाद। आप यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी में है कि यहाँ पर सारा क्वेश्चन जो मैंने ऊपर इंग्लिश में भी पढ़ाया वो सारा क्वेश्चन हिंदी में भी है कि हड़प्पा सभ्यता सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। तो आप फ्रेंड मिला सकते हैं कि सोना कोलार से मिला है, तांबा कहाँ से मिला है, राजस्थान से, टीन ईरान से, और लाजवर्दमनी मध्य एशिया से। यहाँ पर भी आप मिला सकते हैं किरवी और तुवर्स, 2 जनपदों को मिलाकर क्या बनाया गया था, पंचाल जनपद बनाया गया था। नेक्स्ट है कि द्वितीय नगरीकरण का काल क्या होता है, तो ये क्या था, महाजनपद काल होता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। और परम भागवत की उपाधि इसने फर्स्ट, ये ऐसा सम्राट था गुप्त सम्राट जिसने परम भागवत की उपाधि ली थी। नेक्स्ट है कि क्या है कि वेदांत दर्शन के 3 आधारों में शामिल नहीं है, तो अरण्यक नहीं है, मैंने ऊपर इसको अच्छे से डिस्कस किया है। नेक्स्ट है कि सुयुकी किसका यात्रा वृत्तांत है, तो ह्वेनसांग का है। तो फ्रेंड आप इस तरह से इसको लगा लेंगे, क्योंकि मैं फिर से अगर इसको लगाने बैठी तो इसमें टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा। तो आप जो भी हिंदी मीडियम के हैं उसे वो यहाँ पर पॉज करेंगे और ये सारे क्वेश्चन को एक बार पढ़कर आप आंसर को लगा लेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे कि द रैयतवाड़ी सिस्टम वाज इम्प्लीमेंटेड बाय, किसके द्वारा, बाय द ब्रिटिश इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया फॉर द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू। तो इसमें क्या बोल रहा है कि कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू के लिए रैयतवाड़ी सिस्टम नॉर्थ इंडिया में स्टार्ट किया गया था, तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। तो ये बिल्कुल गलत है फ्रेंड, ये सही नहीं है और इसमें हमें करेक्ट पूछ रहा है। तो फाउंडर ऑफ दिस लैंड रेवेन्यू सिस्टम वेयर थॉमस मुनरो एंड कैप्टन रीड। तो ये बिल्कुल सही है। हम देख लेते हैं कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में ब्रिटिश शासन स्थापित के बाद अंग्रेज़ों ने भू राजस्व की वसूली के लिए अनेक प्रकार के बंदोबस्त पद्धतियां का प्रयोग में लाया, जिसमें से प्रमुख थे, पहले तो था जमींदारी पद्धति, रैयतवाड़ी पद्धति और महलवारी पद्धति। तो दक्षिण भारत के भू से राजस्व जो वसूली जाती थी, तो ये कहाँ था, रैयतवाड़ी सिस्टम कहते थे। तो ये था साउथ में, ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया में नहीं था। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में क्या था, महलवारी था। ओके, याद रखेंगे फ्रेंड। तो इसका आंसर हो गया ओनली 2। इसके कौन थे, फाउंडर थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। ओनली 2 इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी फर्स्ट ऑपरेटेड रेल ट्रेवल इन इंडिया। तो किसने किया था पहले रेल ट्रेवल ऑपरेट, किसने किया था पहला कंपनी, तो ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे कंपनी था, इसने स्टार्ट किया था।
क्या है, ग्रेट इंडिया पेनिनसुलर रेलवे कंपनी ने स्टार्ट किया था। ये कब स्टार्ट हुआ था, तो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे हुआ था। कार्यकाल में सर्वप्रथम रेल का परिचालन प्रारंभ किया गया। सन 1853 में बम्बई के बोरी बंदर रेलवे स्टेशन से थाने के बीच भारत का सर्वप्रथम रेल यात्रा प्रारंभ हुआ और इस किसके द्वारा, ग्रेट इंडिया पेनिनसुलर रेलवे कंपनी द्वारा किया गया था। तो कहाँ से कहाँ था, बम्बई के बोरी बंदर से थाने तक, याद रखेंगे। और ये कब किया गया है, रेलवे का स्टार्टिंग 1853 में किया गया है। किसके शासनकाल में किया गया है, डलहौजी के शासनकाल में। तो बस ये 3 पॉइंट याद रखेंगे, बॉम्बे से थाने तक। नेक्स्ट है कि व्हेन वाज रॉयल टाइटल्स एक्ट पास्ड, तो रॉयल टाइटल एक्ट कब से पास किया गया था, कब पास किया गया था फ्रेंड, तो 1876 में पास किया गया था, याद रखेंगे 1876 में पास किया गया था। ये क्या है, रॉयल टाइटल एक्ट पारित किया जो था, ये क्या है कि इसमें कोई भी, जैसे इस अधिनियम के तहत महारानी विक्टोरिया को 1 जनवरी 1877 में दिल्ली दरबार में भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया था। उसी तरह सम्राट एडवर्ड 7 को 1903 में और जॉर्ज पंचम को 1911 में सब भारत का सम्राट घोषित किया गया था। यही था रॉयल टाइटल एक्ट, कब पास हुआ था, 1876 में। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 20वां नंबर क्वेश्चन कि लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मिलान करना है। तो विलियम बेंटिक क्या किए थे, सबसे पहले विलियम बेंटिक टू इंट्रोड्यूस इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम, किसके समय पे हुआ था, तो इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम, तो विलियम बेंटिक के टाइम पे। मेटकाफ क्या था, तो मेटकाफ टू लिफ्ट द बैन ऑन द प्रेस पर प्रतिबंध को हटाया था मेटकाफ ने। और रॉबर्ट क्लाइव क्या किए थे, बंगाल में द्वैत शासन को लागू किए थे। तो देख लेते हैं, टू इंट्रोड्यूस द डुअल रूल इन बंगाल। और लॉर्ड कर्जन क्या किया था कि टू एस्टेब्लिश आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किया था। तो 2 4 1 3, 2 4 1 3 कहाँ है, देखें सी पे है और दिस इज द आंसर। याद रखेंगे फ्रेंड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विलियम बेंटिक के टाइम क्या होता है, अंग्रेजी शिक्षा पद्धति लागू करता है। और मेटकाफ के टाइम पे क्या होता है, प्रेस पर से प्रतिबंध हटा दिया जाता है। तीसरा है कि रॉबर्ट क्लाइव के टाइम क्या होता है, बंगाल में द्वैत शासन का लागू कर दिया जाता है। और लॉर्ड कर्जन के टाइम पे क्या होता है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना होती है। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि रामोसी फार्मर एसोसिएशन इन महाराष्ट्र वाज फाउंडेड बाय, तो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था रामोसी फार्मर एसोसिएशन, तो ये वसुदेव बलवंत फडके के द्वारा किया गया था, वसुदेव बलवंत फडके के द्वारा। ओके फ्रेंड, तो इसके बारे में देख लेते हैं कि इन्होंने एक और स्टार्ट किया था, रामोसी कृषक जत्था, लिख दे रही हूँ मैं यहाँ पे, रामोसी कृषक जत्था। ओके फ्रेंड, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। और बाद में क्या होता है कि इनको ब्रिटिश लोग पकड़ लेते हैं और इनको क्या करते हैं कि काला पानी की सज़ा दे देते हैं। और ये 1833 में क्या होता है, इनकी मौत हो जाती है। किस कारण से, ये आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं, आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं कि बंगाल गैजेट was the first newspaper of India when and by whom it was published। तो बोल रहा है बंगाल गैजेट को किसने और कब पब्लिश किया था, तो आप बताइए फ्रेंड कि इसका आंसर है 1780 में पब्लिश किया गया था और J.A. हिक्की के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा, J.A. हिक्की और 1780 में किया गया था बंगाल गैजेट को पब्लिश। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। कंसिडर द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट, और इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखना है। तो हम देख लेते हैं, सबसे पहले लैंड होल्डर्स सोसाइटी, ये कब स्टार्ट होता है, कब इस्टेब्लिश होता है, तो 1838 में। इंडियन एसोसिएशन कब होता है, द इंडियन एसोसिएशन 1876 में। मद्रास नेटिव एसोसिएशन कब होता है, तो मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852 में होता है। और ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ओके, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन कब होता है, 1851 में होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा,
सबसे पहले 4, फिर 1, फिर 2, 3, याद रखेंगे 4 1 2 3 कहाँ है, 4 1 2 3 ए। ठीक है फ्रेंड, ध्यान रखेंगे कि ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन कब इस्टेब्लिश होता है, 1851 में। दूसरा है कि मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852 में। तीसरा है इंडियन एसोसिएशन 1876 में, और लैंड होल्डर्स सोसाइटी 1839 में। नेक्स्ट पे चलते हैं फ्रेंड हम। बाय हुम एंड व्हेन वाज द रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन नेम अभिनव भारत फाउंडेड, तो किसके द्वारा फाउंड किया था, विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा फाउंड किया गया था, और 1904 में किया गया था। विनायक दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर, 1904। ठीक है फ्रेंड, याद रखेंगे कि ये कहाँ पे हुआ था, स्थान को भी याद रख लेंगे। तो ये नासिक महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। पाकिस्तान एन इंडिपेंडेंट सॉवरेन नेशन वाज बोर्न इन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये स्टेटमेंट किसने दिया था, तो ये आगा खां ने दिया था, आगा खां। ठीक है, तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना कब होती है, तो 1875 में इसकी स्थापना होती है, और इसमें सर सैयद अहमद खान ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, इन्होंने ही इस्टेब्लिश किया था। इसका उद्देश्य मुस्लिम वर्ग के आधुनिक पश्चिम शिक्षा का उपलब्ध करवाना था। वेस्टर्न एजुकेशन को मुस्लिम कम्युनिटी को देना था, इसलिए इसका स्थापना किया जाता है। लेकिन आगे चल के विश्वविद्यालय में कुछ हद तक मुस्लिम कट्टरपंथी राजनीति का शिकार हो गए। नेक्स्ट चलते हैं कि 1919 में, इन 1919 करेक्ट आंसर पूछ रहा है। इस 1919 खान गफ्फर खान फाउंडेड दी ऑर्गेनाइजेशन कोल्ड खुदाई खिदमतकार, तो ये तो बिल्कुल यहाँ पर ये सही है कि खान गफ्फर खान खुदाई खिदमतकार का ऑर्गेनाइजेशन को फाउंड करते हैं, लेकिन 1919 में नहीं, 1929 में। तो ये आंसर हमारा हो गया गलत। नेक्स्ट है कि आफ्टर गांधी जी वाज अरेस्टेड ड्यूरिंग साल्ट सत्याग्रह 1930, तो वल्लभ भाई पटेल रिप्लेस्ड हिम एज लीडर ऑफ, ये गलत है फ्रेंड। कौन लीडर, कौन इनको रिप्लेस करता है, तो ये थे अब्बास तैयब जी, अब्बास तैयब जी। ओके फ्रेंड, इसको ध्यान में रखेंगे। तो ये दोनों ही गलत हो गया, तो नाइदर 1 नाइदर 2 इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। When was communal award announced by रैमसे मैकडोनल्ड, तो पूछ रहा कम्युनल अवार्ड कब रैमसे मैकडोनल्ड के द्वारा अनाउंस किया गया था, तो ये है 16 अगस्त 1932 को। ध्यान रखेंगे 16 अगस्त 1932 को। तो रैमसे मैकडोनल्ड का प्राधिकृत किया गया था, इसने किया था, प्रधानमंत्री था ये ब्रिटिश का। इसके अनुसार सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई थी। इसके अंतर्गत दलित वर्गों को भी अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से पृथक करने का प्रयास किया गया था, जो कि अंग्रेज़ों की एक फूट डालो राज करो की नीति का हिस्सा था। नेक्स्ट पे चलते हैं, कम्युनल अवार्ड देख लेंगे। कम्युनल अवार्ड 16 अगस्त 1932। नेक्स्ट है कि व्हेन एंड विच मेजर कमिटी वाज फॉर्म्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इम्प्रूव द रिलेशन बिटवीन, किसके बीच में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द प्रिंसली स्टेट, ब्रिटिश कॉलोनी और प्रिंसली स्टेट के बीच में कौन बना था एक कमेटी, जिसको देखना था कि कैसा रिलेशन है, तो ये कौन सा था, तो ये बटलर कमेटी था, बटलर कमेटी 1927। ठीक है, ध्यान रखेंगे फ्रेंड। बटलर कमेटी 1927 किस लिए गठित होता है, भारत सरकार तथा भारतीय रियासतों के बीच संबंध की जांच करने तथा ब्रिटिश सरकार और भारतीय रियासतों के बीच आर्थिक एवं वित्तीय संबंध को सुधारने की सिफारिश करने के लिए इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट है कि हु वाज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हु सेंट क्रिप्स मिशन टू इंडिया इन 1942, तो सीधा है कि 1942 में कौन थे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, तो ये था हमारा, बताइए आप फ्रेंड, विंस्टन चर्चिल। ओके, सन 1939 में क्या होता है, द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हो जाता है,
होने पर भारतीयों की सलाह के बगैर ही ब्रिटिश सरकार ने भारत को युद्ध में शामिल कर लिया था। इस कारण से भारत में राष्ट्रवादियों ने क्या किया था, द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार का सहयोग नहीं देने का निर्णय किया। अंत में क्या होता है कि जो ये प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ये क्या करते हैं कि एक कैबिनेट को भेजते हैं जिसका सदस्य था सर सैंडफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल को भेजते हैं जिसे क्रिप्स मिशन के नाम से जाना जाता है। तो क्रिप्स मिशन कब होता है, 1942 में आता है, और उस समय कौन था, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बाय विच एक्ट द बोर्ड ऑफ कंट्रोल established to exercise control over the director of East India Company। तो ये किस समय आया था, तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया के कार्यों पर कुछ नियंत्रण रखने तथा उसकी कार्यप्रणाली को सुधार लाने का प्रयास किया। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए 1784 में पिट्स का इंडिया एक्ट लाया गया, जिसके द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को पूरी तरह विनियमित करने के लिए ब्रिटेन में एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल नियंत्रण बोर्ड तथा को स्थापित किया गया। इसका मुख्य कार्य क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्देशकों या डायरेक्टरों की नीतियों को नियंत्रित करना था। ओके फ्रेंड, तो हमारा यहाँ तक 30 क्वेश्चन हिस्ट्री का कंप्लीट हो जाता है और यहाँ से हमारा 31 से साइंस का क्वेश्चन स्टार्ट होता है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में ये आएगा फ्रेंड, तो आप इसके लिए एक दिन का इंतज़ार कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और आप इससे कुछ आपको फ़ायदा होगा एग्ज़ाम में, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि इसके आगे जो भी वीडियो आए आपको उसका नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए। और फ्रेंड, एक और बात याद रखेंगे कि ये सारे क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। तो आपका एग्ज़ाम में अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो छूटेगा नहीं फ्रेंड। और इसके नीचे देखिए, हम हिंदी का भी क्वेश्चन लगा दिए थे कि जो हिंदी के विद्यार्थी हैं वो इसे पढ़ लेंगे पॉज करके और मार लेंगे अपना आंसर, ताकि आपको भी फ़ायदा हो जाए, हिंदी मीडियम के अभ्यर्थियों को भी। ठीक है, देख लीजिए आराम से। ठीक है फ्रेंड, तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ते रहिए और पूरा जान लगा दीजिए एग्ज़ाम को क्लियर करने में, और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उसमें शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो का रीच बढ़े। ठीक है फ्रेंड, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।